हेलो दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डिप्टी एस गुलाम दस्तगीर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। रात के करीब 1 बजे इस स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे की ट्रेन पहुंचती है। दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती है और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे ढूंढते हैं बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भुर्वे जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांस चेक करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है वो अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में बात यह है, ये भोपाल स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री है जहाँ एक भयानक हादसा हो गया है। 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही है। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जीन, ढेर सारी गैस इस फैक्ट्री से निकलकर बड़ी तेजी से शहरों में फैल रही है। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर मोस्ट आदमी गुलाम दस्तगीर ही है। ये डिसाइड करते हैं गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने स्केड्यूल्ड डिपार्चर के समय से पहले ही निकालना होगा। प्लान के अनुसार ये ट्रेन अभी 20 मिनट और स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी। दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे किसी भी लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ को कहते हैं ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इसी बीच देखने को मिलता है स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब ये हादसा हुआ तो ज़्यादातर लोग अपने घरों में रात में सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुछ लोग जिनके पास गाड़ियाँ थी वो अपनी गाड़ियों में बैठे और शहर से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ नहीं थी उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठे होने लगे। वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग खास रहे थे, रो रहे थे और उल्टियाँ कर रहे थे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह मदद हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के स्टेशन पर SOS कॉल देते हैं जिसकी वजह से 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और डॉक्टर पैसेंजर की मदद करने आ जाते हैं। इस सब के बावजूद इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहाँ एक तरफ लोग अपने घरों से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे तो दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा लोग हॉस्पिटल की तरफ भागे। ऐसी बात, अगर रात को सोते सोते आपकी आंखें जलने लगेगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना ही रेलवे डॉक्टर्स को और ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और इसके पीछे का क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल के बेड्स की कैपेसिटी करीब 1200 हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे उस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है। वो कंप्लेन करता है उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है। उसके सिर्फ 5 मिनट के बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स इन यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ से इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। के मेडिकल ऑफिसर LG लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांध दो, सब सही हो जाएगा। इसी बीच SP स्वराज पूरी कंट्रोल रूम में जाते हैं। ये देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखों को हाथ से मल रहा है। समय था रात के 1:25। वो कार्बाइड की फैक्ट्री पर फ़ोन लगाते हैं। 2 फ़ोन कॉल्स के बाद उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज़ ओके। तो वो तीसरी बार जब फ़ोन करते हैं तो उन्हें जवाब आता है हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ, वी डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। रात के करीब 2:10 हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या करीब 4000 पहुँच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इनको बाद में पता चलता है इनके सीनियर एच.एस. भुर्वे भोपाल से एक दूसरी ट्रेन को निकलने का इशारा देते हुए मारे गए। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा था इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। गुलाम दस्तगीर और उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे भोपाल के पुराने शहर में रहते थे, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं हैं। स्टेशन पर डटे रहते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं। और जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है उन्हें कहा जाता है, उस ट्रेन को कहा जाता है रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। दस्तगीर के एक कुलीग उन लोगों में से थे। वो स्टेशन पहुँचते हैं भोपाल को छोड़ने के लिए। अपने पूरे परिवार के साथ स्टेशन पर आते हैं रात के करीब 3 बजे। इन्हें देखने को मिलता है दस्तगीर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म भाग रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बिना सोचे हुए। स्टेशन पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जहां पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों की जान बचाने के लिए, वहीं सही मायने में एक्चुअली जानते नहीं थे इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। ज़्यादातर डॉक्टर उस समय आँखों की जलन ठीक करने के लिए एक आई ड्रॉप्स दे दिए,
एंटीबायोटिक्स दिए सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने को। पेट में जो दिक्कत के लिए एंटी एसिड दे दिए। असली ट्रीटमेंट तभी की जा सकती थी जब पता लगे ये गैस एक्चुअली में है क्या ये MIC है, फॉस्जीन है या कोई और हाइड्रोजन साइनाइड गैस है। डॉक्टर्स को पहले लगा ये फॉस्जीन पॉइजनिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे से एग्जैक्टली 3 साल पहले ऐसा एक और हादसा हुआ था सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 की बात है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले अशरफ मोहम्मद खान की मौत हुई थी फॉस्जीन लीक की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था ये MIC है, उसकी वजह से कुछ होगा नहीं, की वजह से सिर्फ इरिटेशन होगा तो गीली पट्टियाँ बांध लो आँख पर। ऐसे MIC की वेपोराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर। वहीं दूसरी तरफ फॉस्जीन वेपोराइज होता है 8 डिग्री सेल्सियस पे। भोपाल में दिसंबर की ठंड थी तो डॉक्टर्स ने यही एज्यूम किया ये फॉस्जीन गैस होगी। किसी को ये नहीं पता था जिस रात ये फैक्ट्री में हादसा हुआ फैक्ट्री का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड मेडिकल डायरेक्टर BP अवस्थिया ने भोपाल की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया कि साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट की जा रही है, तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट देना चाहिए। पहले एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था जब MIC जलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड में। हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक सॉल्यूशन था। लेकिन BP अवस्थिया 10 दिन बाद एक भोपाल में हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात को वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई थी तो ये एंटीडोट यूजलेस है। कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू की जाती है MIC साइनाइड नहीं है। उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि MIC नेचुरली डिग्रेड कर जाता है एनवायरनमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करके। लेकिन कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट काफ़ी लेट आई थी। इस वक्त ढेरों पेशेंट हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉन्जरर ने सोडियम थियोसल्फेट के 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक्चुअली में सक्सेसफुल प्रूव हो रहा था। कई पेशेंट रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से। लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद और खबर फैलती है एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट के साथ वापस भेज दिया जाता है जर्मनी। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर MN नागू जो कि डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश के हेल्थ सर्विसेज के उस टाइम पर 13 दिसंबर को एक सर्कुलर में बताते हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल सोडियम थियोसल्फेट बी गिवन unless it is correctly proved in the laboratory that it is cyanide poisoning। इस सब के बाद लोगों में से कुछ लोग कन्विंस थे लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहले तो इसलिए जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था तो कुछ लोगों में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और दूसरा जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हरीश चंद्रा बॉडीज की ऑटोप्सीज करी तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। उन्होंने कहा हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज़ करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देता है थियोसल्फेट ही यूज़ करो। सबसे बड़ा सवाल उठता है ये कन्फ्यूज़न क्यों पैदा हुई। कंपनी की तरफ से भी जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी उन्होंने भी इतना कन्फ्यूज़न क्यों पैदा किया MIC और साइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब है कंपनी एक बहुत बड़े कंपनसेशन क्लेम के लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट्स को कम दिखाना चाह रही थी और सरकारी अथॉरिटीज़ भी इस कन्फ्यूजन में फंस गए। जैसे और कई लोगों की जानें गई, इनकी जानें बचाई जा सकती थी सही टाइम पर उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती। तो गुलाम दस्तगीर की कहानी आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी। साल 2003 में जाकर उनका देहांत हो जाता है। सबसे शॉकिंग चीज़ इस पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी में ये है इस हादसे के बारे में पहले ढेरों वार्निंग्स दी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। कई लोग कह रहे थे इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ना तो कंपनी की तरफ से न सरकारी अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। साल 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी कार्बाइड के एक एक्सीडेंट में, मई 1982 को अमेरिका से 3 एक्सपर्ट भेजे थे। काम था इस ब्रांच के सेफ्टी मेजर्स को जांचना। उन्होंने टोटल में 60 से ज़्यादा हज़ार्ड्स दर्ज किए अपनी रिपोर्ट में। उन्होंने लिखा इसमें कैसे इमरजेंसी प्रोसीजर को इस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों से कभी शेयर नहीं किया गया। इसमें लिखा गया MIC की टैंक्स को बड़ी आसानी से कंटेमिनेट किया जा सकता है। टैंक्स प्रेशर गॉज को डिफेक्टिव बताया गया और इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए ढेरों इश्यूज और वार्निंग्स के बारे में 3 आर्टिकल भी लिखे गए। बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, और नंबर 3 ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। ये तीनों आर्टिकल लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में काम करने वाले पत्रकार राजकुमार केशवानी ने 2 हफ्तों के अंदर लिखा। नलिश केशवानी के आखिरी आर्टिकल इस भोपाल के प्लांट में लिखा गया था 16 जून 1984 को। ये नेशनल न्यूज़पेपर जनसत्ता में छपा था और इसमें लिखा था भोपाल में कभी भी एक डिजास्टर देखने को मिल सकता है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि देश में आज़ाद और इंडिपेंडेंस
देश में आज़ाद और इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है। सच बात तो ये है कि किशवानी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। उन्होंने अपना रोज़मर्रा का काम बेहद ऑनेस्टी के साथ किया और उन्हें इसी वजह से आज एक अनसंग हीरो कहा जा सकता है। अपने आखिरी आर्टिकल में वो एक और बड़ा खुलासा करते हैं। साल 1975 में भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एम.एन. बुख नाम के एक हाईली रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे, जिन्होंने कार्बाइड को भोपाल से निकालने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में इनका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है और कार्बाइड 25,000 रुपये दे दिए कॉरपोरेशन को एक पार्क बनवाने के लिए। इस बात से किशवानी का तात्पर्य था कि सरकार में बैठे कुछ लोग कार्बाइड की मदद कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुली अपनी फैक्ट्री को खोले रख सकें। और अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बाकी की कहानी जानना चाहते हैं, इसके आगे क्या हुआ, तो आप इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स कर दे और 10,000 लाइक कर दे और 500 सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो पे, तो मैं इंशाल्लाह इसका आगे की कहानी आप लोगों को बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह।